हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कारों की धनराशि में हुई बढ़ोतरी। धामी सरकार अवैध कब्जे को लेकर सख्त। और आज की बड़ी खबर, नेपाल में बादल फटने से पिथौरागढ़ में तबाही। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित करने के संबंध में शुक्रवार को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। कि लंबे समय से हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोज़गार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहां पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलम्ब न हो, इसलिए 7 की 7000 भर्तियाँ लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कारों की धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। इस दिशा में इनकी प्रतिभाओं को निखारने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों के हित में जो भी बेहतर प्रावधान करने जरूरी होंगे वह किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आगे आ सके, इसके लिए खेल पुरस्कारों में बढ़ोतरी के साथ ही खिलाड़ियों के हित में अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, वो और बेहतर खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें। इसको लेकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना है और हमारे यहाँ युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस दिशा में जहाँ हमने अपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर जो हमारे खेल प्रशिक्षक हैं उनकी भी हम व्यवस्था करी है और भी जो भी प्रावधान होंगे हम करेंगे। हम नई खेल नीति भी लेकर आए। नई खेल नीति में भी हमने प्रावधान किया कि जो बच्चे हमारे जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको किसी भी प्रकार से वो आगे आने चाहिए, उनको पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हमने नई खेल नीति में भी व्यवस्था की है और अभी हमने उनके लिए खेल पुरस्कारों की धनराशि भी बढ़ाई है, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा हो और वो अच्छा खेलें। उत्तराखंड में हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अवैध कब्जे से छुपा नहीं पा रहा है, लेकिन अब बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीद के प्रस्ताव के साथ ही ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का संकेत दे दिया है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में कई बड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर की चोट होते हुए दिखाई देगी। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही अवैध कब्जे को लेकर सख्त रूप में दिखाई दे रही है और यह सख्ती वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में हुए अवैध कब्जों को लेकर भी दिखने वाली है। दरअसल वक्फ बोर्ड प्रदेश में अपनी संपत्तियों को छुड़वाने के लिए मुहिम चलाने जा रहा है। इसके लिए 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बैठक के दौरान बुलडोजर खरीद का प्रस्ताव लाया जाना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद प्रदेश भर में अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य स्थापना के दौरान प्रदेश में वक्फ बोर्ड की करीब 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति रिकॉर्ड दर्ज थी, जिसमें पिछले 22 सालों में कीमत के लिहाज से काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस दौरान 50% से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और यही कब्जों को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड जल्द ही अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास करने जा रहा है। वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक नए प्रस्ताव में सर्वसम्मति से अवैध कब्जे को छुड़वाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सख्त रुख के बाद से ही कई लोग उन्हें इसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि अब यह कार्रवाई होकर रहेगी और राज्य में हजारों करोड़ों की संपत्ति को बोर्ड छुड़वा कर रहेगा। जो संपत्तियां हैं, पिरान कलियर के फंड्स अच्छे हैं। पिरान कलियर लोगों के वहाँ लोग दे के जाते हैं, लोग बहुत देना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल से आपके पास पैसा आ सकता है,
वो पैसा विडोज की जो गरीब महिलाएं हैं जिनके कोई सरपरस्त नहीं है उनके काम आ सकता है। देखिए, वक्फ बोर्ड की पहली बैठक 15 तारीख को आहूत की गई है और मुझे लगता है कि हमने उसमें प्रस्ताव पहले बुलडोज़र हम लोग खरीदेंगे, उसका प्रस्ताव उसमें आएगा और उस पर चर्चा होगी। हम ये मानते हैं कि हमें जो ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं, जो लोगों ने उसे गलत तरीके से भू माफियाओं ने, वक्त माफियाओं ने कब्जा हुआ, उनको कब्जे से मुक्त कराएंगे और बहुत ईमानदारी के साथ जो गरीबों का हक है उनको मिलेगा। जो अमीर माफिया बन के वहाँ पे बैठे हैं उनको पूरी तरह से वहाँ से हटाया जाएगा। तो बहुत आगाह कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि वो शायद सूटकेस और ब्रीफकेस लेके पहुंचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि गलती से भी कोई आएगा तो मैं बंद करा दूंगा। किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जो जमीनें जिन पे लोग कब्जा करके अवैध रूप से बैठे हैं उनसे अनुरोध है कृपया करके उन जमीनों को तुरंत खाली कर दें, नहीं तो धाकड़ धामी का बुलडोजर आपके ऊपर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भू कानून समिति के सदस्य राजेंद्र अजय ने कहा कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री का रवैया संवेदनशील रहा है। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्द कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी गठित की थी तो उस वक्त कमेटी द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तब कांग्रेसी कहां सोए हुए थे और उन्हें क्यों अपने सुझाव नहीं दिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस भू कानून को लेकर गंभीर है तो वह अभी भी एक मॉडल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दे सकती है। समिति की जो संस्तुतियां हैं वो प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है और उस पर गहन चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भू कानून को लेकर के संवेदनशील रवैया रहा है और उसी अनुरूप उन्होंने समिति भी गठित करी थी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ न कुछ उचित निर्णय लेगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है बीजेपी। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर के उसके परीक्षण और अध्ययन को लेकर के समिति गठित करी थी और समिति ने तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे, जो राज्य के हितवत पक्षकार हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित किए थे, तब कांग्रेस के लोग कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने क्यों नहीं अपने सुझाव दिए? एक भी व्यक्ति ने अपना सुझाव समिति के समक्ष नहीं रखा। और उसके अलावा अगर वो वास्तव में इस मामले में गंभीर हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी भी वो क्या है, एक मॉडल ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपे। उससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वो किस प्रकार का भू कानून चाहते हैं। वो केवल समिति की संस्तुतियों पर सवाल जवाब कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि वो अपनी जो उनकी मंशा है वो किस प्रकार से चाहते हैं। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस किस प्रकार से भू कानूनों में संशोधन चाहती है, तो कांग्रेस को लोगों को एक ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपना चाहिए। नेपाल में बादल फटने से देश के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ में भारी तबाही की सूचना है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील में जलमग्न जैसी स्थिति पैदा हो गई है और दर्जनों घर यहां काली नदी में डूब गए हैं। यही नहीं, बादल फटने के बाद धारचूला तहसील मुख्यालय में भी भारी तबाही हुई है। दर्जनों घरों में भारी मलबा घुस गया है तो कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में हैं। आपको बता दें, भारत और नेपाल को बांटने वाली काली नदी भी उफान पर है, जिस कारण नदी किनारे रहने वालों पर भी खतरा मंडराया हुआ है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उधर देहरादून मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिलों में लोगों और विभागों को सावधान रहने को कहा है। आइए नजर डालते हैं इन वीडियोस पर। नेपाल साइड कहाँ गया मकान दिख ही नहीं रहा। बोतल लगे तरफ ऐसा मलबा का ढेर हो गया मैदान तक। नदी की हालत देखिए, रात में 1 बजे हुआ है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।